Good afternoon, viewers. This is Gagan Nagpal from Shri Balaji Action Medical Institute, Paschim Vihar, New Delhi. I am again back in action for you for another action for you. Dear viewers, today a very renowned and known medical fraternity in a very exclusive specialty is with us. His name is Dr. Neeraj Jain. Dr. Neeraj Jain is a world leader and teacher in pain management. He earned double fellowship from USA and Canada and holding 3 decades of experience in pain management. Pain management is a very vast thing. He treats the pain in a very unconventional way, and he is a senior consultant in interventional spine and pain management. Dear viewers, let's welcome Dr. Neeraj Jain, and today we are going to learn many things from him to treat the pain. Dear sir, welcome to our this show. Thank you, friends. Thank you, Gagan. Thank you, Action Team. I think probably you're always in action, so it's good to talk and share people with something which is very, very big a problem. So we're going to share today, and there is a lot of slides as well as a demonstration on model. So you'll come to know practically what all the problems are people facing with in the back and neck pain. We're going to talk in detail, and then we'll just detail it further so that people get educated and they don't have to suffer. Certainly sir, हमारा ये प्रोग्राम सर कई जगहों पर देखा जाता है और इसे हम बाइलैंग्वेज में रखते हैं, तो वी रिक्वेस्ट यू टू सर गिव द इंफॉर्मेशन फॉर आवर बोथ द लिसनर सर. श्योर, कोशिश रहेगी कि पूरी हिंदी में और जहां तक हो सके इंग्लिश में या इंग्लिश में बात करें तो लोग Yes. और आजकल इंडिया में बहुत लोग काफी एजुकेटेड हो गए हैं तो इंग्लिश कुछ अच्छा समझ लेते हैं. बिल्कुल सर. सर हमारे पास आज बहुत क्वेश्चन व्यूअर्स के आए हुए हैं, तो मैं उनके क्वेश्चंस भी एक एक करके आपसे लूंगा और आपसे भी आपके अपने जो हमें समझाने के लिए टेक्निक्स हैं वो भी आपसे समझूंगा. सर आजकल हमें इतना ज्यादा पेन मैनेजमेंट का सुनाई पड़ता है. पहले हमें सर ये बताएं कि व्हाट इज पेन मैनेजमेंट, देन आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ द व्यूअर्स आल्सो. श्योर फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग जैसे वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि पेन वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम है जिसके लिए पेशेंट हॉस्पिटल आता है और मोस्टली देखा गया वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जगह घूमते रहते हैं. पर कुछ ऐसे पेन रहते हैं जो कहीं भी एड्रेस नहीं हो पाते, जैसे क्रॉनिक पेन सिनेरियोज हैं. कुछ ऐसे पेन हैं जो कॉम्प्लेक्स पेन है, वो कहीं भी एड्रेस नहीं हो पाते. उनके लिए पेशेंट बेचारे फिर देन दे गो टू ऑल दोज conventional methods and physiotherapy, and then they go to all those quacks, so they keep suffering all over. और फिर क्या देखा गया है कि पेन इज नॉट ओनली फिजिकल पेन, it goes. I'll just show you a few slides just to make people understand कि such a big problem is menace, is a very big menace pain, chronic pain especially because it doesn't affect the body. वो माइंड में चला जाता है over a period of time. हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर किसी को उंगली में एक पेन है तो स्पाइन में एक पेन है और ब्रेन में एक पेन है, पर 1 महीने के बाद वो स्पाइन में 10 और ब्रेन में 10 हो जाता है, और उससे 3 महीने मिल जाएं तो स्पाइन में 10 और ब्रेन में 100 गुना हो जाता है. तो वो एक पेन ठीक करने से ठीक नहीं होता. तो इसको जिसको साइमली दिया गया है कि जैसे जैसे पेड़ ऊंचा ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं. पेन को जितना मौका दे देंगे उतनी अपनी जड़ें गहरी कर लेगा, उतना डिफिकल्ट टू अपरूट हो जाता है. इसलिए पेन को जितना एक्यूट फेज में निकाल दिया जाए उतना अच्छा है. कुछ एक्यूट पेन अच्छे होते हैं, दैट्स ओके, दैट इज बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है. कहीं चोट लग रही है, कोई को बर्न हो रहा है तो डिफेंस मैकेनिज्म है. पर वही कई बार क्रॉनिक पेन हो जाता है और डिफेंस मैकेनिज्म ना होके इट्स सेल्फ ऑफेंस मैकेनिज्म हो जाता है बॉडी के लिए, तो हमें उसको निकालना रहता है. मैं कुछ स्लाइड से आपसे शेयर करना चाहूँगा विच विल गिव एन आइडिया, प्रैक्टिकल आइडिया टू पीपल what is pain all about and how do we really manage pain, question by question. I'll just show. So we are going to talk about neck pain and sciatica today, non-surgical treatment. Now, yes, we have a surgical treatment, very good in subset of patients, but not all patients need surgery. So we'll talk on that. Just see, pain itself, ये देखा गया है कि it's more than diabetes, heart disease and cancer put together. इससे ज़्यादा omnious है pain. और यूएसए में देखा गया है कि सिर्फ बैक पेन के लिए, नॉट क्रॉनिक पेन, सिर्फ बैक पेन पे $100 बिलियन यूएसए में ही खर्च होते हैं. हमारे यहाँ तो कोई डेटा ही नहीं है इतना खर्चा होता है, बिकॉज ये देखा गया है कि जो लोग काम करते हैं, जो वर्क लीव लेते हैं बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी और डिजीज, उसमें बैक पेन सबसे कॉमन है वर्ल्ड ओवर, मैक्सिमम है. तो इसलिए इसको हम सीरियसली लेना चाहिए. और बैक पेन के अलावा नेक पेन, आर्थराइटिस और कैंसर पेन
न्यूरोपैथिक पेन, हेडेक्स, ये सब पेन इतने कॉमन है कि हम इनको एड्रेस नहीं कर पाते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं 5 साल 8 साल से दर्द में जी रहे हैं। नो, नॉट गुड। हमें पेन को जैसे अर्लीस्ट ही उसको राइटली एड्रेस करना चाहिए और निकाल देना चाहिए। सी, एक जिंदगी मिली है और पेन 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 में जीने से अच्छा है कि उसको बाहर करके और अपनी लाइफ को नॉर्मल कर लें। इसमें बहुत डिसेबिलिटी है। पेन इज नॉट ओनली फिजिकल प्रॉब्लम। पेन में देखा गया है कि लोगों को सोशल भी डीलिंग हो जाते हैं, फंक्शनल प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, काम करने में प्रॉब्लम आती है, इमोशनल इश्यूज है और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इश्यूज है। हमने देखा है कि यंग लोगों को जिनको पेन होती है वो अपना लोग काम छोड़ के बैठ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, मैरिजेस ब्रेक हो जाती हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं और पर्सनल लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो ही जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि पेन को मैनेज किया जाए, मैक्सिमली मैनेज किया जाए। और कई बार क्या क्रॉनिक पेन सफरर है, लोग समझते हैं पेन नॉर्मल है लाइफ में। नहीं, इट्स नॉट ए नॉर्मल हैपनिंग, इट्स एबनॉर्मल। उसको आप एक्यूट पेन के अलावा क्रॉनिक पेन नॉर्मल है, उसको निकालने की कोशिश करें, उसको रखें मत। जितना रखेंगे उतना प्रॉब्लम करेगा। बहुत लोग ऐसा देखा गया है कि पेन किलर्स लेते रहते हैं, दैट इज टू बी सीन। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं, पेन हुआ और केमिस्ट के पास चले गए, वहाँ केमिस्ट उनको एक पेन किलर दे देते हैं और वो पेन किलर लेते रहते हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़े इश्यूज आते हैं। बिल्कुल सर, आई थिंक सर आपने जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि पेड़ को अपने अंदर मत रहने दें, क्योंकि इसके भी रूट्स जो है बढ़ जाते हैं, जिस तरह पेड़ के किसी रूट्स बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर इंफॉर्मेशन। मैं सर उसी पर ही एक क्वेश्चन सर पूछना चाहूंगा। आपने साथ में बताया भी हुआ है कि सर हाउ हाउ गुड और बैड इज सेल्फ मेडिकेशन विद पेन किलर्स, क्योंकि आजकल सर आप केमिस्ट भी जाते हैं और खुद भी इतनी टीयर 1 टाउन्स में पता उनको नॉलेज होती है कि पेन के लिए जी हम ये दवाई ले लें। तो सर आई वांट कि सर हमारे व्यूअर्स को पता चले कि सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल है और ये कितनी कितनी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो इंडिया में स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है, जितने भी पेन किलर्स हैं वो शेड्यूल्ड ड्रग्स होते हैं, वो आपको ओवर द काउंटर में नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फ्यू सेफ वंस, जैसे टाइनॉल है, जैसे पैरासिटामॉल विच इज सेफर वन। बट हमारे यहाँ देखा गया इवन द स्ट्रॉन्गर वंस, डाइक्लोफिन है या और भी ड्रग्स हैं, ब्रूफेन है, इबुप्रोफेन है, ये सब पेशेंट्स को फ्रीली अवेलेबल है ऑन केमिस्ट स्टोर्स, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम है कि आज के दिनों में जब ये चीज़ें मिल रही हैं, इतनी फ्रीली मिल रही है और पेशेंट को लेते हैं, बिकॉज पेन हो रहा है, पेशेंट को फर्स्ट जो चीज़ दिखती है वो पेन किलर। अब वो पेन किलर ले तो लेते हैं, उनको ये नहीं मालूम इससे नुकसान क्या है। तो देखा गया है कि अगर क्रॉनिक पेन किलर को लेते रहें तो किडनी में बहुत डैमेज होने का चांसेस होते हैं और ये कई बार लेट प्रेजेंट करता है, जब तक किडनी 50% ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। जस्ट सिंपली देखा जाए कि एक किडनी को डोनेट कर देता है तो यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता, इसका मतलब है कि एक किडनी से काम चलता है 50% किडनी से। तो जब 50% ज़्यादा डैमेज होती है तब पता लगता है और तब देर हो चुकी होती है, तब उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। और देखा कि हमारे आधी डायलिसिस यूनिट एनर्जेटिक नेफ्रोपैथी से भरे हुए हैं। और इसमें एक और चीज़ देखी गई, अगर डायबिटीज़ है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है या और प्रॉब्लम्स हैं, तो ये और फास्ट खराब होती है किडनी। एक और चीज़ देखी गई है, काफ़ी हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम है, कई बार जीआई ब्लीड होते हैं इनके पेशेंट्स में और वो हमें कई बार देखा 4-5 ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने पड़ जाते हैं क्यों। और इसको बहुत केयरफुल लेना चाहिए। हम कभी भी पेन किलर देते हैं तो गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन दे के देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं और वैसे शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं। तो हम जब भी कोई पेन किलर किसी को देंगे तो हम किडनी फंक्शन का असेसमेंट करते हुए देते हैं ताकि किडनी में कोई डैमेज नहीं हो। बियॉन्ड 1 वीक तो नेवर। अगर देना है 2nd वीक में देना है तो किडनी असेसमेंट करेंगे। अब कई क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, आर्थराइटिस है, तो हम किडनी सेफ मेडिसिन ढूंढते हैं। आजकल किडनी सेफ मेडिसिन भी आ गई हैं, कोशिश करते हैं उन्हीं को दिया जाए, किडनी डैमेज ना हो। और कुछ स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स हैं या और ड्रग्स हैं जिनसे लोगों को थोड़ा सा सिडेशन होती है, नींद सी आती है और अपना मेंटल कॉग्निटिव पावर लूज हो जाती हैं, तो उनको केयरफुली लेना चाहिए, नुकसान नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए जैसे आपने पहले सवाल पूछा है कि पेन मैनेजमेंट, व्हाट इज पेन मैनेजमेंट ऑल अबाउट, इसमें देखा गया है कि पहले हम सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं 4 हफ्ते तक, पेन किलर भी देते हैं, रेस्ट भी देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस भी करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, कुछ भी देते हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, इन सब से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता और पेशेंट को कई बार ऑपरेशन एडवाइस हो जाता है। तो वहाँ पे इट्स नॉट ओनली बैक पेन, नेक पेन, फॉर अदर पेन्स ऑल्सो, आर्थराइटिस या और बॉडी में और भी इश्यूज रहते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, जिससे काफ़ी अच्छा नॉन सर्जिकल रिस्पॉन्स आ जाता है और सर्जरी की मॉबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है और अब सर्जरी से बच भी जाते हैं। यस, सर्जरी इज ऑलवेज देयर एज ए लास्ट रिसॉर्ट इफ नीड बी।
या सर, हमसे सर मिसेस सुनीता हैं जो ये जानना चाह रही हैं हमारे जो सब्जेक्ट है आज का जिसमें सर हमने बैक पेन के लिए पूछा है सर शी इज 29 years old and she is having a back pain very frequently. So sir, why is back pain and neck pain so common at this young age also? जैसे कि मैं आपके सामने एक स्लाइड ओपन किया है जस्ट फॉर दी व्यूअर्स। देखिए, आप देखिए आजकल क्या हो गया है। पहले हम चार पाए से फिर दो पाए, इवोल्यूशन हुआ हमारा। ये हमारा इवोल्यूशन हजारों लाखों सालों में हुआ, पर अभी कुछ दसियों सालों में क्या हो रहा है, डिकेड्स में हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिवोल्यूशन हो रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन और सब डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है। जो इसकी वजह से लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है। अगर आप देखिए कि जो पहली जनरेशन थी और आज की जनरेशन में, आप जाइए कॉमन प्लेस में जाइए तो लोग खेलते हुए मिलते थे पार्क में और होटल्स में और कहीं भी रेस्टोरेंट्स में और फंक्शन में। आजकल आप कहीं भी जाएंगे, देखिए आधे लोग तो एक दे आर प्लेइंग विद देयर फोन्स, दे आर प्लेइंग विद देयर व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल। या फिर काउच एंड स्लाउच है, जैसे ये टिपिकली ये बोलता काउच एंड स्लाउच ब्रिंग्स यू पाउच एंड आउच ऑल्सो। तो लेटे लेटे इन सब चीज़ों से वेट भी बढ़ता है, प्रॉब्लम है। स्पेशली कोरोना टाइम में जो लोग घर में रहे हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है। हाँ, कुछ लोगों ने इंटेलिजेंटली उसको यूटिलाइज किया, एक्सरसाइज किया, वेट लूज किया, पर कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये है कि अब एक्सरसाइज इज द बेस्ट मोडालिटी। उनको एक्सरसाइज कर लेना चाहिए था, टाइमली कर लेना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया, आज भी एडवाइस है कि एक्सरसाइज करते रहें। और एक है एग्जाम गोइंग, स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है हमारा ये जो प्रॉब्लम आ गई है, कॉम्पिटिटिव एज है, बच्चे लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और आवर्स टुगेदर बैठे रहते हैं। डेस्कटॉप जॉब है, बीपीओस हैं, और इवन सब चीज़ें वर्क फ्रॉम होम आ गया है। तो इसमें देखा कि लोग कंप्यूटर्स पे और डेस्क पे बहुत काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द पोस्चर्स। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की ड्यूटी, एजुकेटर्स की ड्यूटी, हम बताएं कि जब भी आप काम करें पोस्चर्स पे कंट्रोल रखें। क्योंकि ये देखा गया है कि जब पोस्चर कंट्रोल नहीं रहते, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिस्क में वीकनेसेस आ जाती हैं। और ये देखा गया, इसको रिवर्स इवोल्यूशन है। ये जो रिवर्स इवोल्यूशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हम ऐसे दो पाए से चार पाए से दो पाए हुए, फिर अब अगेन देन वी बैक ऑन टू द कंप्यूटर। दिस इज रिवर्स इवोल्यूशन विच इज गोइंग ऑन, और ये चीजें खराब कर रही हैं लोगों को। और ये देखिए डेस्कटॉप जॉब है। एडवाइस ये रहती है, जितने लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल आपकी आंख के सामने होना चाहिए। इट्स नॉट अदर वे राउंड कि आपका मोबाइल नीचे है और आप इसको यूं करके आप बात कर रहे हैं या देख रहे हैं या टेक्सटिंग कर रहे हैं। ऐसा देखा गया, हर 5 डिग्री एंगल ऑफ नेक पे 5 डिग्री पाउंड 5 पाउंड वेट आ जाता है नेक की मसल्स के ऊपर। अगर आप 10 से 15 डिग्री एंगल रख रहे हैं तो 15 पाउंड का वेट आपके नेक में आ रहा है। कैन यू इमेजिन 15 पाउंड का वेट आपके नेक में आ जाए, कितना मसल्स पे लोड आएगा। सेम हैपन्स व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियसली अप्रिशिएटिंग कि आप उसमें बिजी हैं और विद द एंगल ऑन द नेक। बहुत कॉमन है, हमारे समझाने के बाद भी लोग गलतियां करते हैं और फिर बैक की अपर बैक मसल में बहुत पेन आती है और सर्वाइकल प्रॉब्लम भी बढ़ गई है इसकी वजह से। तो हमें अपनी डेस्कटॉप को कंट्रोल रखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये देखिए टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, ये टिपिकली इसको बोला गया टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। लगातार गर्दन झुका के टेक्स्ट करते रहने से, कुछ लोग 4-4 घंटे डेली मोबाइल यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज। इसे मिनास इज गुड टूल बट इसे मिनास टू इन ए वे। और ये देखिए एक और चीज़ है जो पोस्टर की बात है, हमारा स्पाइन एस कर्व बना है। अगर आप देखेंगे पीछे है मॉडल है, ये एस कर्व में मॉडल है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम इस लगातार ऐसे बैठे रहते हैं तो इस सी कर्व में चला जाता है। और जब भी स्पाइन सी कर्व है, चाहे आप लेटे हुए हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, नेवर स्लाउच। जैसे आप स्लाउच करते हैं, आगे झुकते रहते हैं, तो डिस्क पे कंटिन्यूस लोडिंग होती रहती है। उसकी वजह से डिस्क ओवर ए पीरियड टाइम डीजनरेट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, वीक हो जाती है और बल्ज होके बर्स्ट भी हो सकती हैं। तो पोस्चर पोस्चर पोस्चर, दिस द बिगेस्ट लेसन फॉर टुडे। अगर कोई सिंगल मैसेज मुझसे लेना चाहेगा कि किससे बचा जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो पोस्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। Okay, sir. So this is the posture basically which causes this back pain or neck pain largely. या इस पोस्चर लाइफस्टाइल, इसमें एक और चीज देखी कि जैसे आजकल लोग लॉन्ग डिस्टेंस काम करने जाते हैं, दिल्ली टू गुड़गांव और ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग, वो भी एक इशू है। लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इशू है। और लो एक्सरसाइज, आप रूटीन ऐसा बिजी हो गया कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा, लो एक्सरसाइज, ये सब इश्यूज हैं। इनको मिला के जो प्रॉब्लम आ रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्चर, आप कॉन्शियस नहीं अपने पोस्चर से, इन सब चीज़ों को मिलाने की वजह से हमारे बैक पेन और नेक पेन कॉमन होते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ट्रैवल करना ही है, काम तो जाना ही है, ब्रेक लें। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर उठें, ब्रेक लें, फिर आधे घंटे 2 घंटे के बाद हल्का सा ब्रेक लें, तो चाहे 2 मिनट का ब्रेक लें। एक कंटिन्यूस एक ही पोस्चर, एक ही सीटिंग ना रखें, और पोस्चर रखें भी तो एक सेट पोस्चर, एस कर्व पोस्चर रखें।
इवन सोते हुए भी कहा गया है कि आप आगे झुक के स्लाउच होके मत सोइए, सर्दी आगे लोग आगे झुक के उकड़ू होके सो जाते हैं, इससे भी स्पाइन में लोड पड़ता है। और लोग जैसे सुबह उठते हैं और जरा सा ब्रश करने लगते हैं तो बैक पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि रात भर प्रेशर आता रहा डिस्क पे, तो सुबह उठते ही वो शुरू हो जाता है। तो हमें ये चीजें देखनी Oh, चाहिए कि इनको कंट्रोल में रखें। these are very important things, sir. So these wrong postures affect your discs, and once these things, these problems start occurring, so you have to be very very cautious, viewers, and you should see the doctor, and if pain is persisting, you should certainly see that how you can get relief of the pain. Sir, we want to know, sir, one more thing, that now when we know the disc is a reason for pain, are there any other cause also to for these back and neck pains, sir, other than Sure. these things? So first let me go on with the posture issue. posture जब लेटते हैं तो डिस्क का प्रेशर 25 रहता है, जैसे खड़े होते हैं तो 100 हो जाता है डिस्क का प्रेशर, और जैसे हम बैठते हैं तो 140 है। जब हम बैठे हो तो हमारा डिस्क का प्रेशर खड़े होने से ज्यादा है, याद रखिएगा। और जब बैठ के आगे झुकते हैं, दीज आर रेड फ्लैग्स, ये आगे झुकते ही डिस्क के ऊपर लोड आता है और डिस्क वीक होती है पीछे से और बर्स्ट हो जाती हैं। तो हम ये जो झुक के जो वेट उठाते हैं, लोग उनको मना करते हैं कि आगे झुक के वेट ना उठाएं, इससे इससे डिस्क पे लोड, सडन लोड आता है और डिस्क बर्स्ट हो जाती है। तो हमेशा कहा गया कि बैठ के खड़े हुआ जाए, वेट उठाया जाए। ये डिस्क का स्ट्रक्चर ऐसा है, डिस्क ये डोनट की तरह होती है, एक जेली होती है अंदर, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। ये नेचर ने हमको दी है, पर ये बॉडी का आउटसाइड पार्ट नहीं है। अगर जैसे ये डिस्क बाहर आ जाती है तो नर्व को इरिटेट करती है। इसमें एसिड होता है बहुत स्ट्रांग, जो नर्व को इरिटेट करता है। जैसे हमने देखा गया है कि पेनक्रियास के अंदर एक जूसीज रहते हैं, अगर पेनक्रियास के अंदर रहें और फूड डाइजेस्ट करें तो अच्छा है, अगर वो बाहर निकल जाएं तो वो एक हैवक कर देते हैं। सेम सिचुएशन डिस्क के साथ भी होती है, पर ये एक टाइम नहीं होती है, सडनली ओवर ए पीरियड टाइम होती है। अनटिल अनलेस आपका एक्सीडेंट हो जाए तो सडनली डिस्क बर्स्ट हो जाए, डिजेनरेट होते होते ये बाहर आ जाती है डिस्क। तो इसलिए ये है, लो बैक पेन इटसेल्फ इज अ पजल, यू राइटली सेड। एक बहुत क्वेश्चन आ जाता है, कहीं एक वजह नहीं, कई वजह है। और कई बार देखा गया है कि सर्जरी एक चीज को एड्रेस करती है, बाकी चीजें छूट जाती हैं, इसकी वजह से पेन रह जाता है। अब क्या क्या है कॉमन प्रॉब्लम्स हैं? डिस्क डिजीज हो और डिजनरेट हो जाए, या बल्ज हो जाए, या बर्स्ट हो जाए। स्पाइनल स्टिनोसिस है, कैनाल नैरो हो जाए, उससे पेन आ जाता है। इन्फ्लेमेटरी है, स्पाइन आर्थराइटिस भी है, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड है, इनसे भी, आर्थराइटिस से भी पेन होता है। ये अर्ली मॉर्निंग पेन होता है, याद रखिए, और यंग एज में होता है ये स्पाइनल। आज एक चीज मैं पहले कह चुका हूँ कि बैक पेन अब यंगर एज में कॉमन होने शुरू हो गया है। ये तो था ही था ऑलरेडी, पर अब बिकॉज ऑफ दी लाइफस्टाइल एंड पोस्चर वो और चीजें भी प्रॉब्लम शुरू होगी यंगर एज में, जो ओल्डर एज में होती थी पहले। स्पाइन इन्फेक्शन है, इंडिया के अंदर एक और कॉमन प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन को भी इफेक्ट करती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। नाइट में बहुत पेन होता है, स्वेट आता है, फीवर होता है। लेट नहीं करना चाहिए। मेरे पास पेशेंट आते हैं इतना बड़ी फर्स्ट पॉकेट लेके आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइमली एड्रेस करें, ठीक करें, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट लेने से। नहीं तो लेट करेंगे किसी भी सिचुएशन में तो सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी। हमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए प्लान करना है, तो अर्लियर द बेटर हो जाता है उसमें। स्पाइन फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस में बात करूंगा बाद में। ये बहुत कॉमन है, बिकॉज हमने देखा गया कि अब ओल्ड एज कॉमन हो गई है लोगों की, 80 70 80 आ गए, और ओल्ड एज होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस भी होगी। ऑस्टियोपोरोसिस होगी तो जरा सा ट्राइवल ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो जाते हैं। कैंसर एक और इशू है, हम कैंसर हॉस्पिटल में भी हैं और हमारा बहुत कैंसर हॉस्पिटल अच्छा काम करते हैं। वहाँ कितने पेशेंट रहते हैं जिनको कैंसर है, और कैंसर बिकॉज स्पाइन के अंदर बहुत कॉमन उसकी सीड चले जाते हैं, मेटास्टेसिस होती है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है कैंसर की वजह से। सेकेंडरीज बोलते हैं उनको, मेटास्टेसिस। और अगर नहीं एड्रेस करें टाइमली तो कॉर्ड एक्वाइनस सिंड्रोम है जो प्रेशर देता है, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। कॉर्ड एक्वाइनस सिंड्रोम दबने से बॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लैट्रिन बाथरूम जो लास्ट में आती है और जाती भी लास्ट में है, ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। और कुछ रेफर्ड पेन होते हैं, तो कई वजह है बैक पेन की, और इसके कुछ रेड फ्लैग्स हैं। हमें क्यों, वार्निंग साइंस क्या है? अगर फीवर और वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन शुरू हो गया है या कैंसर हो रहा है। इंट्रैक्टेबल पेन है जो इंप्रूव नहीं हो रहा 4 to 6 वीक्स में, इट कैन बी एनीथिंग, स्पाइन डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है, या टीबी और कैंसर हो सकता है। नाइट पेन है, मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस एंड समटाइम इन कैंसर पेन इट हैपेंस। ये आपके सिग्नल्स हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। सुबह सुबह स्टिफनेस हो रही है, काम करना मुश्किल हो रहा है, हिला नहीं जा रहा, आर्थराइटिस है, स्पाइन आर्थराइटिस है। और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ गया, अगर आपको डिस्क प्रॉब्लम है, बैक पेन है और लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत शुरू हो गई है, इट्स ए वेरी बिग इशू। यहाँ एक और चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग लेट कर देते हैं, बिकॉज ये देखा गया कि डिस्क जो बाहर आके नस को ये दबा रही है और यहाँ से फेसेट जॉइंट भी आ रहा है, तो नर्व प्रेस हो रही है, ऐसे कॉर्ड प्रेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये देखिए डिस्क का कितना बड़ा पीस है और ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, इसको दबा रही है। तो कई बार देखा गया कि जो लोग लेट करते रहते हैं, इसको डिले करते रहते हैं,
उनका पैर बेकार हो जाता है। अब ये देखिए पेशेंट है, इनका राइट साइड में डिस्क आ गया और राइट पैर उठा नहीं सकते, इसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। इट्स नॉट ए गुड थिंग। जब ये हो जाता है, अर्लियर द बेटर, इसमें जितना जल्दी हम इसको डिस्क को रिलीव कर दें तो ये वापस आ सकता है। और अगर लेट हो जाए तो कई बार पैरालिसिस हो जाती है। ये एक पैर की भी हो सकती है, दोनों पैरों की भी हो सकती है, और अगर सर्वाइकल है तो हाथों और पैरों दोनों चारों की भी हो सकती है। तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है, लेट नहीं करना, टाइमली डायग्नोज करें, राइट ट्रीटमेंट लें, घबराने की जरूरत नहीं है टाइम से, और सर्जरी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ भी जाती है तो कोई बात नहीं। ऑल द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट शुरू में अच्छा काम करते हैं तो हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, बट इतना लेट हो जाए तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें टाइमली किया जाए जो भी काम किया जाए। So the earlier the better is the golden word, sir, which we learned from you here, sir. So, sir, there are what are the how we can prevent back and neck pain? Are there some defined do's and don't in that, sir? As I initially explained, you have to be careful with your weightlifting techniques. You have to have your own weight under control. Have a nice healthy diet, exercise well, and और आगे झुक के ज्यादा काम नहीं करें। बहुत लोग देखा गया जो आगे झुक झुक के काम करते हैं उनकी डिस्क वीक होती रहती हैं, और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है पोस्चर। वो यंग एज हो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ सब हार्ट केयर की सब फैसिलिटीज है, कार्डिक केयर है, डायबिटिक केयर की बातें हम करते हैं, कभी किसी ने स्पाइन केयर की बात नहीं की। और ये देखा गया कि स्पाइन प्रॉब्लम्स कॉमनर देन ऑल अदर प्रॉब्लम्स, और इसकी मॉबिलिटी बहुत हाई, मोर्टेलिटी नहीं है, मरता कोई नहीं है, पर मॉबिलिटी इतनी हाई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किल हो जाती है इन ऑल डायमेंशंस। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इसको होने ही ना दें। तो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, स्पाइन केयर के ऊपर कोई बात करनी चाहिए। गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइन केयर टुडे, जिससे लोगों को मैसेज आएगा। तो एस पोस्चर बना के रखेंगे तो डिस्क पे लोड नहीं आएगा। और ओवर पीरियड टाइम देखा गया कि जैसे बाल सफेद होते हैं डिस्क ब्लैक होती है, ये होता है, नेचुरल प्रोसेस है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि डिजीज डिस्क है, एजिंग डिस्क है। ये सबको होती है, पर हेल्दी एजिंग होनी चाहिए। तो डिजीज डिस्क है ये, अगर बाहर निकल जाए, प्रेस कर दे, बर्स्ट हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। वो तभी होगी अगर आपने केयर नहीं लिया डिस्क का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ध्यान करेंगे तो नॉर्मली इश्यूज नहीं आएंगे। और उससे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ बैक पेन है, एक ओपिनियन ले लीजिए पेन स्पेशलिस्ट की, अच्छे स्पेशलिस्ट की, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। अभी देखा गया जब अर्ली डिस्क डिजीज होती हैं तो आजकल क्या हो गया, रीजनरेटिव मेडिसिन आ गई है, बहुत बड़ा डोमेन है ये। जैसे फर्टिलाइजर होते हैं, ऐसे हम डिस्क के अंदर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जो स्टेम सेल और पीआरपी अपने ब्लड से बना के स्टेम सेल बनाए जाते हैं, पीआरपी सेल्स होते हैं, उनको डाल देते हैं, डिस्क रीफॉर्म हो जाती है। ऐसा नी में भी है, ऐसा और बॉडी में स्ट्रक्चर, रीजनरेटिव मेडिसिन है, मसल्स में, टेंडन्स में बहुत हेल्पफुल है रीजनरेटिव मेडिसिन है। हम किस दिन और बात करेंगे, इट्स फुल डोमेन इन इटसेल्फ, बट ये एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है, एक न्यू थिंग आ गई है, स्टेम सेल से रीजनरेट कर लेना डिस्क को। क्योंकि देखा गया है जो डिस्क है ये स्लोली बर्स्ट होती रहती है। अब बड़ी टिपिकल स्टोरी है, पहले बैक पेन होता रहेगा काफी टाइम तक, बैक पेन होते तो डिस्क टीयर हो रही है, पेन हो रहा है, और ये डिस्क जैसे बाहर की तरफ आती है और जैसे बाहर निकल जाती है और नर्व को टच करती है, लेग की नर्व को, तो बैक का पेन लेग में चला जाता है। उस समय ये देखिए, ये बाहर आ गई एकदम से, सडनली एक दिन बर्स्ट हुआ, बाहर आ गई, नर्व को टच हुआ, और इसमें एसिड होता है जो इरिटेट करता है नर्व को, मैंने बताया, तो एकदम लेग में पेन आ जाएगा, ऐसे शूटिंग पेन आ जाएगा लेग में। दिस कॉल शियाटिक पेन, बिकॉज ये शियाटिक नर्व होती है, 5 नर्व से मिलकर बनती है, और इसको हम शियाटिक नर्व, शियाटिका बोलते हैं। और जब ये शुरू हो जाता है तो पेशेंट कहता है बैक पेन खत्म हो गया, लेग में आ गया। हमें मालूम है इटसेल्फ कि हम क्या हो रहा है, और इनफैक्ट हम अगर एरिया बताएं तो हमें पता भी लग जाता है कि कौन सी रूट प्रेस हुई है, बिकॉज उनका स्पेसिफिक एरिया, हर नर्व का स्पेसिफिक रूट है, उसको इन्फेक्ट करती है और इन्फ्लेम कर देती है। तो इसको जो हमारे ट्रीटमेंट हैं वो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है। आई विल एक्सप्लेन यू ऑन दीज ट्रीटमेंट्स आल्सो। Oh, sir, this is I think we have gained very important information. हमसे सर अभी किसी ने ये भी पूछा कि सर when should we see a pain specialist? तो I think आपने सर बहुत beautifully ये बताया है कि जब ऐसे ऐसे आपको circumstances दिख रहे हैं तो you should certainly see to the pain specialist. Am I correct, sir? No, very truly. No, factually speaking, अगर राइट टाइम देखते हैं तो हम लोग लीस्ट मॉबिलिटी से निकल जाएंगे, कम से कम कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाएंगे। और वही लेट करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, और फिर प्रोसीजर भी बड़े होते हैं, सर्जरी भी बड़ी होती है, और कई बार सर्जरी से भी ठीक नहीं होता। जैसे मैंने कहा फुट ड्रॉप हो गया, बॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो उससे भी ठीक नहीं होगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो चीज सामने दिख रही है, जैसे हार्ट में होता है, हार्ट में अब सिम्टम आ रहे हैं, टाइमली ट्रीटमेंट करेंगे तो हार्ट डैमेज नहीं होगा, और लेट कर देंगे तो हार्ट डैमेज भी होगा, कार्डिक फेलियर भी होगा। तो सेम सिचुएशन स्पाइन के साथ भी है, अगर लेट करते हैं तो हम पावर कई बार गेन नहीं कर पाते, तो इसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए। और आजकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आ गए, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपसे बताने वाला हूँ।
कि नॉन बिल्कुल सर, आप बताएं सर, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि सर कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं पेन मैनेजमेंट में, और कॉन्सिक्वेंसेस आपने इतने ब्यूटीफुली हमें बता दिए हैं कि आप जितना लेट करेंगे वो उतना ही आपकी रिकवरी को स्लो करेगा, और कई बार रिकवरी चांसेस को नेग्लिजेंट बहुत ही निल कर देगा। रिकवरी भी काम आती, फुल रिकवरी नहीं आती, विच इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। एक लाइफ मिली है, क्यों बीमार होना है, क्यों तकलीफ में आना है, यस क्यों प्रॉब्लम में आना है, और इसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होने देना है। यस शुरू में जब नर्व प्रेस होती है तो लेग में पेन आता है, इसे sciatic पेन बोलते हैं, तो हम इंजेक्शन से इसे ओपन कर सकते हैं। पर कोई सिचुएशन आजकल ये हो गया, ये हमने अपने बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में एक ग्लोबल फर्स्ट है, हमने पूरी दुनिया में पहली बार बैलूनिंग की, जैसे हार्ट में बैलूनिंग होती है, आजकल हम स्पाइन में बैलूनिंग करते हैं, निडल के थ्रू, ये निडल जा रही है, निडल के थ्रू बैलूनिंग कर लेते हैं, ये पूरी दुनिया में पहली बार किया गया है। और इसको हमने 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मिनियोनेजी स्पाइन सर्जन्स में इसको आई गेव ए टॉक, डॉक्टर नीरजा ने गेव ए टॉक, एपिड्यूरल बैलूनिंग के ऊपर टॉक दिया था। तो हम बैलून से भी ओपन कर सकते हैं नर्व को, क्योंकि प्रेस हो जाती है, और हम बैलून करके जैसे हार्ट में क्लॉक ओपन कर लेते हैं, हम स्पाइन में भी ओपन कर सकते हैं। जैसे पहले देखा गया था कि बेड रेस्ट और सब मेडिसिन देके, और पहले क्या होता था कि हम सर्जरी की तरफ ज्यादा जाते थे लोग, पर आजकल क्या है, स्पाइन इंजेक्शंस का काफी रोल आ गया है, और ये एडवांस में पहले शुरू करते हैं, बिफोर सर्जरी हम इसको ट्रायल देते हैं। इससे नहीं ठीक होगा फिर ठीक है, फिर सर्जरी है। सर्जरी में भी अब ऑप्शंस आ गई हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी या एमआई ट्यूब सर्जरी या फिर ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी का नंबर आजकल बहुत कम आता है, बट जहां राइट है वहां ये राइट मोस्ट ट्रीटमेंट है। कुछ पेशेंट है जिसमें यही करना चाहिए, कई बार पेशेंट आते हैं जी आप हमें इंजेक्शन लगा दीजिए, और हमें लगता है इससे ठीक नहीं होगा, तो हम पेशेंट को डायरेक्ट ओपन ऑप्शन देते हैं, क्या ओपन सर्जरी के लिए जाइए, आपके लिए बेस्ट है। और यू शुड बी राइट विद द पेशेंट, सच्चाई है ये है। जैसे आर्टिकल है स्लिप डिजीज sciatica न्यू नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं। ये देखिए आजकल ये है कि हम आजकल क्या होगा, सर्जरी को कट को कम से कम करते जा रहे हैं। और पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, इसमें बोन निकाली जाती थी यहाँ से पूरी, आजकल नहीं ऐसा करना पड़ता। तो सर ये जो सर्जरीज है, ये डे केयर सर्जरीज हैं या इसमें पेशेंट को एडमिट भी होना पड़ता है? वेरी गुड क्वेश्चन। इससे डे केयर सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थीसिया, पेशेंट से बात करते हुए प्रोसीजर करते हैं, और अगर मेडिक्लेम के रीजन से है तो फिर एडमिट करना पड़ता है, अदरवाइज फ्यू आवर्स में पेशेंट को भेजा जा सकता है। कुछ प्रोसीजर तो प्योर ओपीडी प्रोसीजर्स हैं, विच प्योर निडल प्रोसीजर्स, क्योंकि इसमें स्टेज ऑफ प्रोसीजर्स हैं, प्योर निडल प्रोसीजर विच इज रियली लीस्ट इन्वेजिव। तो उसमें हम जैसे डिस्क में अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि हम ओजोन डाल रहे हैं जैसे, तो ये तो जस्ट लाइक एनी अदर इंजेक्शन। तो जैसे आईवी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हम इंजेक्शन लगाते हैं ओजन का, या डिस्क के अंदर आरएफ पास करते हैं तो डिस्क को श्रिंक करता है, या इसकी जानुलर फाइबर्स जहाँ पेन कर रहा है उसको हटा देता है, या अगर डिस्क और बड़ी हो गई है तो उसको हम बाहर भी निकाला जा सकता है सिर्फ ट्यूब से, उसमें ओपन की जरूरत नहीं पड़ती है। सुन करके देखिए, निडल डाली सुन करके, और इसमें आजकल हम दूरबीन ऐसे ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, दूरबीन डाल के डिस्क को बाहर निकाल सकते हैं और डिस्क को लेजर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत एडवांस टेक्निक है। आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये हमारे पास लेजर मशीन है, ये इंडिया में बहुत कम ही मशीन है, 10 से भी कम मशीन है ऑल ओवर इंडिया, जिसको स्पाइन में हम लेजर यूज करते हैं। तो ये लेजर मशीन है, और ये हमारे पास बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में है, जिससे हम लेजर करते हैं। इसमें ट्रॉमा नहीं, डैमेज नहीं, और रियल लेजर है ये, 80 वॉट ये होली मैग लेजर है। या फिर कई बार होता है कि निडल के थ्रू हम ड्रिल भी कर सकते हैं डिस्क को, और ये जैसे एंजियोग्राफी स्वीट आप देख रहे हैं, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, सेम सिचुएशन, सेम ओटी फॉर्मेट हम यूज करते हैं अंडर सीएम गाइडेंस, फ्लोरो गाइडेंस में, और आपको टीवी में सब दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, और पेशेंट लोकल में पेशेंट से बात भी कर रहे हैं। और ये देखा, और उसमें एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कई बार पेशेंट लेट आते हैं, ये ओल्ड एज होते हैं, मॉर्बिडिटीज हैं, जिनको सर्जरी हो ही नहीं सकती है, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। हम ड्रिल कर सकते हैं डिस्क मटेरियल को, जैसे आप देख रहे हैं। अगर फिर भी डिस्क बढ़ गई है, ज्यादा बड़ी हो गई है, तो डिस्क को आउट किया जा सकता है, ऐसे डिस्क को निकाला जा सकता है। ये ट्यूब है छोटी सी, इस ट्यूब के थ्रू इसको डिस्क को बाहर कर दिया, और ये पेशेंट पैरालाइज होने से बच गया। अब कुछ पेशेंट है, जैसे आपके सामने पेशेंट दिखा रहा, ये पेशेंट पैरालाइज्ड आएंगे, जस्ट बिकॉज सर्जरी से डरते रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो पैरालाइज हो गई हैं। आप कितने भी डॉक्टर सर्जरी कर लें, कुछ भी कर लें, अभी पैरालिसिस रिकवर करना मुश्किल है, बिकॉज इसको कुछ महीने हो चुके हैं, और ओवर पीरियड टाइम इनको कैथेटर भी डल जाते हैं। तो मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पेशेंट से पूछा भी क्यों नहीं करा रहे, तो बोलते हैं हमारे रिलेटिव्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सर्जरी नहीं करा रहे। ऐसा प्यार ठीक नहीं है जो पेशेंट को पैरालाइज कर दे, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल 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 सर। मेरे ख्याल सर अब हम इतना एडवांस हम हो चुके हैं, एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 years has given a lot much in the treatment of spine and neck pain management, which is our today's main topic. Sir, we want to know, जैसा कि आपने बताया कि नॉन डिस्कल बैक पेन और नेक पेन में ये ऑप्शंस हैं,
सर इसी तरह के ऑप्शंस, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस कुछ और भी हैं इसी ट्रीटमेंट में? हाँ, ये आप देखिए, मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बता रहा था, जब हम देखते हैं कि अब रीजन हमने डिस्क को ट्रीट किया, अब कई बार ये होता है कि 40-50% प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डिस्क होती है, पर ऐसा देखा गया है कि कई बार ये प्रॉब्लम फेसेड जॉइंट्स रहती है। अगर डिस्क पुरानी हो जाती है और कंप्रेस होती रहती है, तो जैसे हमने शुरू में बताया था कि जैसे ये डिस्क है और ये हमारे ये है, ये यहाँ पे हम दबा रहे हैं तो ये डिस्क बाहर निकल रही है और ये नर्व को प्रेस कर रही है ऐसे, ठीक है ना, आप देख रहे हैं नर्व को प्रेस कर रही है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, नर्व को प्रेस कर दिया इसने। पर अगर एक पेटा में डिस्क दबी रहती है तो ये जॉइंट पे लोड आ जाता है और ये जॉइंट्स में डैमेज शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक नी जॉइंट, ये स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होती हैं और इनके बीच में 25-26 लेवल के बीच में ये जॉइंट्स होते हैं दोनों साइड। किसी भी एक जॉइंट में पेन हो तो नी में जैसे पेन होता है वैसे पेन हो सकता है इन जॉइंट्स में। तो ये जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं बिकॉज लोडिंग यहाँ शुरू हो गई पीछे, अगली की जगह पीछे जॉइंट में लोडिंग शुरू हो गई और 80-20 का रेशियो खत्म हो गया। तो ये एक वजह बन जाती है कि ये पेन बैक पेन होना शुरू हो जाता है। लोग इसको डिस्क पेन समझते हैं, हमेशा डिस्क पेन नहीं होता, कई बार प्योर यंग एज में प्योर फेसेड पेन होते हैं और स्पेशली वेट लिफ्टर्स एंड ऑल में काफी कॉमन है। और लोग बेचारे सिकाई करते रहते हैं, कई बार पूरी बैक बर्न कर लेते हैं सिकाई कर करके, विच इज नॉट द ओनली ऑप्शन। वी हैव ए वेरी गुड ऑप्शन अवेलेबल विच इज क्योर। सी, हम यहाँ सिर्फ पेन मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम पेन को क्योर कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। एक होता है सिर्फ मैनेज करने, एक होता है उसको ट्रीट कर देना, आप रूट कर देना। जैसे मैंने शुरू में कहा था आपसे, हम इसमें इंजेक्शन लगाते हैं जॉइंट के अंदर, और ये जॉइंट के अंदर ये जैसे इंजेक्शन लगा तो जैसे इन्फ्लेमेशन नी में लगाते हैं तो फर्क पड़ जाता है, इसमें फर्क पड़ जाता है। पर अगर ये बार बार पेन होता है तो हम इसकी जो नर्व सप्लाई है उसको हम आरएफ से ब्लॉक कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन विच वर्क्स फॉर ईयर्स टुगेदर, मतलब सालों साल काम करता है। कई बार देखा गया कि छोटी सी हड्डी बड़ी हुई है, अब ये पेन कर रही है, सीटी स्कैन में देख रहे हैं अब ये रब कर रही है ओवर, और इसे ये नॉर्मली ऐसे होनी चाहिए गैप, पेन करने लगती है, एबनॉर्मलिटी है, तो पेन करते हैं। इनका ट्रीटमेंट है आजकल, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले नहीं था आजकल है। और ये जैसे एसआई जॉइंट पेन है, बैक में एक एसआई जॉइंट है कॉमन है, ये फ्रंट में ऐसे पेन करेगा और बैक में ऐसे पेन करेगा। तो इन चीज़ों के स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन लिया, निडल डाली और इंजेक्शन डाल दिया, ठीक हो गया। रिपीट हुआ तो आरएफ कर दिया, डोंट हैव टू सफर फॉर एजेस टुगेदर। एक बहुत कॉमन चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल बहुत देखा गया है लॉकडाउन डेज के बाद में कि लोग टेल पेन के साथ, टेल बोन पेन के साथ बहुत हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं भी सर यही पूछना चाहता हूँ कि सर टेल बोन पेन क्या है ये? ये एक्चुअली जो कंटिन्यूस सीटिंग करते हैं, स्पेशली एक और चीज कहूंगा, जो लोग हार्ड बेंचेस बैठते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, या जो लोग मेट्रो में बहुत लंबा लंबा सफर करते हैं, या हार्ड सर्फेसिस बैठे रहते हैं कंटिन्यूस, तो हमारी जो टेल है वो एक्चुअली तो वेस्टिजियल हो गई है, पर अभी भी इसका कुछ पोर्शन है जो अभी है। और कुछ लोगों की टेल बोन थोड़ी सी एलोंगेटेड होती है, वो नीचे सरफेस पे टच करके, स्पेशली जब बैक में पीछे झुक के ज्यादा बैठते हैं, जिसमें काउच क्लाउच बोला था, उन लोगों की टेल ज्यादा टच होती है, और वो फिर क्या करता है कि वो टेल इरिटेट होके वहां मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है और पेन करने लगती है। हाँ, एक और चीज है, जैसे अचानक कोई सीढ़ियों से फिसल जाए, या अचानक कोई खड़े खड़े अचानक अपनी बट पे गिर जाए, बटक पे गिर जाए, तो टेल पहले टच होती है फ्लोर पे, और कई बार वो फ्रैक्चर भी हो सकती है, तो और उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इसके लिए सफर करने की जरूरत नहीं है। हमारे एक पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड है, उनको टेल बोन पेन हुआ, और वो क्योंकि सारा दिन उन्होंने बैठे माइक्रोस्कोप में देखना है तो उनको पेन होता है, कंटिन्यूस सीटिंग वाले लोगों को, तो उनके लिए बड़ा सिंपल है कि आप पहले ट्रीटमेंट करें, कोई भी पेन हो, ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस। नहीं ठीक हो रहा, सी ए पेन स्पेशलिस्ट, दिस इज द टाइम नाउ यू सी ए पेन स्पेशलिस्ट। अब नहीं, लंबा नहीं करना, बिकॉज अब ठीक नहीं होगा अपने आप से। सिचुएशन में हम इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लॉक भी है, कुछ और भी ब्लॉक लगाते हैं, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। Great, sir. I think this is a very important information, and today we came to know what is tailbone pain actually. Sir, there is one question is coming to me कि सर उन्होंने अपनी स्पाइन सर्जरी कराई है इन पेशेंट ने, और कहते हैं उसके बाद भी हमें थोड़ा सा पेन रह रहा है, तो इसके लिए क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली आई जस्ट कम टू दैट। थोड़ा सा नेक पेन पे एलिब्रेट करके आई कम टू दैट पॉइंट, बिकॉज़ देयर आर फ्यू स्लाइड्स फॉर नेक पेन व्हिच इज इंपॉर्टेंट। हमने बैक पेन की काफी बात की, सेम सिचुएशन हमारी नेक में, शोल्डर से होते हुए हाथ में दर्द आ जाता है, जिसको ब्रेकैल्जिया बोलते हैं, इसको हाथ का शैटिका कहना चाहे आप कह सकते हैं, जैसे शैटिका होता है लेग में, या ब्रेकैल्जिया होता है। ये यहाँ डिस्क में दबने से नर्व से, इट्स नॉट ओनली मस्कुलर पेन, या नर्व प्रेस हो रही है, देखिए नर्व प्रेस हो रही है, और पेशेंट का इतना बुरा हाल है बैक फॉर सुसाइड। सो दिस इज नॉट गुड, बिकॉज हाथ रखा ही नहीं जाता उनको नीचे, हाथ सिर पे रख के बैठना पड़ता है, इतनी पेन होती है। और यहाँ हम इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन से नर्व को रिलीज कर लेते हैं, क्योंकि नर्व यहाँ प्रेस हो रही है। ये सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं और ये डुएबल है, जस्ट इंजेक्शन, जस्ट लाइक एनी अदर इंजेक्शन। एक इंजेक्शन है, नर्व को ओपन कर लिया इसने,
और इसके बाद डिस्क अगर प्रॉब्लम कर रही है, डिस्क भी इन्वॉल्व है, तो डिस्क के अंदर हम ओजोन इंजेक्शन लगाते हैं, डिस्क में लेजर पास करके, आरएफ पास करके उसको श्रिंक कर सकते हैं. इसमें इट्स नॉट ए बिग थिंग, जस्ट सी दिस, ये निडल के थ्रू हो रहा है जस्ट लाइक एनी अदर इंजेक्शन, और ये हम आरएफ पास कर रहे हैं इसके थ्रू, और ये डिस्क को श्रिंक कर लेता है, वापस से अपनी जगह ले आता है. बहुत बार सर्जरी से बचा जा सकता है, बिकॉज सर्वाइकल सर्जरी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है लंबर से, और ज़्यादा कंसर्न रहता है उसमें. और इसमें देखा गया जैसे हम निडल डाल के उसके अंदर कॉपलेशन कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, और डिस्क श्रिंक हो गई. अब देखिए कोई इंसिजन लाइन नहीं है, अगर ध्यान से देखें ये मेरा थंब है, देखिए इतने से निडल पैसेज से काम हो गया, नहीं तो कितना बड़ा कट और कितनी बड़ी सर्जरी होती है. तो ये अवॉइडेबल है. दूसरी एक और चीज देखी गई है, सर्वाइकल जॉइंट पेन करते हैं, जैसे हम डिस्क की पेन की बात करें, सर्वाइकल में जॉइंट, जैसे लंबर जॉइंट है, सर्वाइकल जॉइंट्स भी होते हैं. ये देखिए सर्वाइकल में, ये जैसे डिस्क की बात हो रही थी अभी, अब सर्वाइकल में ये जॉइंट्स हैं पीछे, ये पेन करते हैं कई बार, इनकी वजह से पेन होता है. और ये देखा गया जब रॉन्ग पोस्चर में आप बहुत देर बैठे या लेटे रहते हैं, तो इसकी वजह से सर्वाइकल जॉइंट में पेन आ जाता है, तो और वो तंग करता है, जिसको कैच भी बोलते हैं, कई बार नेक में कैच हो जाता है. तो इसके लिए कुछ नहीं, इसकी जो नर्व को ब्लॉक करें, जॉइंट में इंजेक्शन लगाएं, नहीं ठीक होता नर्व को ब्लॉक कर दें, सिंपल है. निडल डाला, उसको आरएफ पास कर दी, ब्लॉक हो गया, अब सालों के लिए दर्द नहीं होगा. बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई ट्रीटमेंट करें, पेन ठीक कर रहे हैं, डिजीज को भी ठीक करते रहें साथ साथ, कोशिश करें डिजीज भी रिवर्स हो जाए. और लेटली देखा गया कि अल्ट्रासाउंड से इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और बहुत अच्छा प्रोसीजर, आराम से किया जाता है विदाउट कॉम्प्लिकेशन. तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये. और एक लास्ट में एक कंसाइज करते हुए लोगों को समझाना चाहूंगा कि अगर मल्टीपल प्रॉब्लम है, जैसे कि एक पेशेंट को सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, मल्टीपल लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स भी हैं, तो सब वन गो में ठीक की जा सकती हैं. ओपन के लिए अलग अलग जगह ऑपरेट करना पड़ता है, इसमें वन गो में निडल प्रोसीजर सब एक साथ ठीक किए जा सकते हैं. नाउ ये क्वेश्चन गगन, आपने अच्छा सवाल पूछा कि सर्जरी हो चुकी है, पेन है, गलती नहीं है, सर्जन इज द बेस्ट सर्जन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट सर्जरी डन, स्टिल देयर आर इनहेरेंट प्रॉब्लम्स. होता है ये, मतलब it is nothing to do with the competence of the surgeon or the surgery. No, it happens, it is inherent. क्योंकि बैक पेन की मल्टीपल रीजंस होते हैं, और कोई रीजन अगर एड्रेस नहीं हुआ तो वो होता है. तो आप ये देख रहे हैं कि ये कट हो गया, जैसे स्पाइन में कट है और ये प्रॉब्लम है, तो हम ये निडल से इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, ये निडल से ठीक कर रहे हैं. ये निडल, ये हमारा निडल ट्रीटमेंट है, ये सर्जरी ट्रीटमेंट है, ये निडल ट्रीटमेंट है, और हम इससे ठीक कर लेते हैं, बहुत बार ठीक कर लेते हैं. और इनकी पेन है, हमें एक दूसरे को हेल्प करना है, हम अपने पेशेंट सर्जन को भेजते हैं, सर्जन अपने पेशेंट हमें भेजते हैं, ताकि पेशेंट अल्टीमेटली पेन क्योर हो जाए. सर, तो जो सर अब जो अगर स्पाइन सर्जरी के बाद लेफ्ट ओवर पेन भी है, तो दैट कैन बी मैनेज बाय द न्यू अवेलेबल टेक्निक्स with the pain management specialist. So viewers, the medical science has now advanced so much that you have a now availability of alternative techniques with Dr. Neeraj Jain. Am I correct, sir? Yeah, that's right. No, we are the advanced most techniques which is there in the western world. अब इंडिया में भी अवेलेबल है. जैसे हम पेसमेकर हार्ट में डालते हैं, ऐसे स्पाइन में हम पेसमेकर डाल देते हैं. जब कुछ नहीं हो सकता, सर्जरी, ओपन इंटरवेंशन से एक टेक्निक लास्ट में बची है, जिसमें हम इंट्राथीकल पंप्स बोलते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर है, उसको स्पाइन में डाल दिया जाता है. तो जैसे एक गेट कंट्रोल होती है कि जैसे ट्रेन आती है तो ट्रैफिक क्लोज हो जाता है, सेम सिचुएशन क्या करते हैं, जब हम लीड डाल देते हैं पेसमेकर की तरह, जैसे हार्ट में पेसमेकर होता है, तो स्पाइन का पेसमेकर है, जब इसको डाल देते हैं और यहाँ सिग्नल पास करते हैं, तो पेन का सिग्नल ब्लॉक कर देता है. ये बहुत वेरी गुड टेक्निक लेटली अवेलेबल, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है. We're going to talk more about osteoporosis and the that part of the problem. So this is something which we can try at the last. पर हम कोशिश करते हैं कि हम क्योर कर सके तो क्योर कर ले. ये पेन मैनेजमेंट आ जाता है यहाँ पर, यहाँ क्योर नहीं है, मैनेजमेंट. ओके सर, तो सर जहाँ पर अब हम इतना बात कर रहे हैं सर, मुझे रियली आई वांट टू, आई कैन नॉट स्टॉप टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट व्हाट इज osteoporotic spine fracture and how we can non-surgically, sir. Can we treat it? First thing is that can we treat it? First of all, yes, we can, we should, we can and we should, number one. Number two is let's understand the quantification, how quantify the problem, कितना कॉमन है. क्योंकि पहले क्या होता था, एज एक्सपेक्टेंसी 50 साल होती थी, ऑस्टियोपोरोसिस सेटिंग होने से पहले लोग नहीं रहते थे, एक्सपेक्टेंसी कम थी. आज की एक्सपेक्टेंसी जापान में, यूएसए में चले जाए, जापान में 90 इयर्स नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है, यूएसए में 85-90 नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है. जब कोई भी पर्सन 85-90 स्पेशली लेडीज पोस्ट मेनोपॉजल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये प्रॉब्लम सेट इन हो जाती है कि ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होगी, और जितना ऑस्टियोपोरोसिस होगी उतना चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं स्पाइन में, बिकॉज बोन रबरी हो जाती है, चौकी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं. और ये देखा गया बोन एम्प्टी बोन सिंड्रोम है, जैसे हेल्दी बोन है और ये एम्प्टी बोन सिंड्रोम है. देखिए एम्प्टी है तो ये इट टेंड्स टू क्रैक, इट्स एज सिंपल एज दैट.
और इसके लिए क्या देखा गया है कि अगर हम इनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो इनकी मोबिलिटी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, लाइफ की क्वालिटी जीरो हो जाती है, एंड बहुत बार देखा गया है कि डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में कोई अगर बिस्तर में आएगा तो डेथ उसमें एक सर्टेन सा सीक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस है। और स्पेशली जैसे पहले हिप में फ्रैक्चर होता था तो लिटा देते थे 6-6 महीने के लिए, कितने लोगों की डेथ हो जाती है। आजकल क्या है, आप प्रोसेस आ लिए, तीसरे दिन चलिए। सेम सिचुएशन स्पाइन में है। आजकल हम क्या करते हैं, उसमें जैसे फ्रैक्चर हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस है, सीमेंट डाला और आप चलिए। सेम आवर 1 घंटे के बाद जब पेशेंट स्ट्रेचर पे आ रहा है तो आप चल के जाइए। अगर ऑस्टियोपोरोसिस एक्यूट फ्रैक्चर है, क्रॉनिक है तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, एक्यूट फ्रैक्चर है। पर जब भी हम फ्रैक्चर ट्रीट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि एक बोन नहीं वीक है, सारी बोन्स वीक हैं, तो हमें सब बोन्स के लिए ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इस सिंपल, निडल डाला, सीमेंट डाला, बाहर आ गया, बॉडी की रॉक हार्ड बोन हो गई, सबसे स्ट्रांग बोन हो गई, और इसके लिए हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कई बार कोलैप्स हो गया, अगर बोन बैठ गई, जैसे वो लोग लेट आते हैं, मैं थोड़ा वार्न करूं, उसमें फिर हमें काम पड़ता है, हमें बैलून करके पहले उसको खड़ा करना पड़ता है, बोन को उठाना पड़ता है, फिर सीमेंट डालते हैं उसमें। पर यस, इसे गुड ट्रीटमेंट इसे क्विक फिक्स ट्रीटमेंट। ये गिरे गुरुद्वारे में, सुबह फ्रैक्चर हो गया और ये नाइट में निडल डाल के सीमेंट डाला, और अगले दिन फिर आप वापस घर जाइए, अगले हफ्ते फिर गुरुद्वारे जाइए और काम पे जाइए। आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास बिस्तर में पड़े रहने का। नो, अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ में वापस जाइए, नथिंग रॉन्ग। डायबिटिक पेशेंट है, कोई लोग एल्कोहलिक भी होते हैं, उनमें ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और कोई लोगों को पैथोलॉजिकल ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फ्रैक्चर कॉमन है, पर फ्रैक्चर के साथ सफर करने की जरूरत नहीं है, सफर करने की जरूरत है, सफर करने की जरूरत नहीं है। आप सफर करिए, जाइए, घूमिए फिरिए, बट डोंट हैव टू। पर कई बार देखा गया है कि इंस्पाइट ऑफ ओपन बिग सर्जरी कई पेशेंट का पेन रह जाता है, जैसे इस पेशेंट का, तो इसको हमने सीमेंट कर दिया। अब एक आइडिया लेने के लिए, ये ओपन सर्जरी का स्कार है और ये हमारा स्कार है, ये हम एक पिन होल से काम कर रहे हैं। बट कई बार पिन होल से ही काम हो जाता है, हमें ओपन की जरूरत नहीं होती, कई बार ओपन करना पड़ता है। फॉर श्योर ओपन करना चाहिए, श्योर करना चाहिए, पर उसमें हमने सप्लीमेंट किया। इस केस में ओपन सर्जरी हो चुकी है और हमने एक फ्रैक्चर बच गया, उसको हमने सप्लीमेंट कर दिया, दैट्स ऑल। जैसे मैंने पहले बयान किया, ऑस्टियोपोरोसिस एक सिस्टमिक डिजीज है। ये सारी बोन्स, एक बोन फ्रैक्चर हुई, नहीं ध्यान दिया, 6 फ्रैक्चर हो गई, 6 के 6 को हमने सीमेंट किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उस समय 2010 में किया था, और 2012 में वर्ल्ड कांग्रेस में मैं इसको प्रेजेंट करके आया था मियामी में, और वर्ल्ड लीडर्स है, तो वो लोग इतना इंप्रेस हुए थे, कहते हैं डॉक्टर साहब वी वांट कम इन वर्क, हम आपका काम देखना चाहते हैं, और इतना खुश हुए, ये वर्ल्ड लीडर्स हैं। पर जो भी हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ओल्ड एज है, क्वालिटी में जिए, अच्छी जिए, हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते रहें, दुख में ना जिए, आखिरी दिन तक खुश रहें, हेल्दी रहें, और जब जाएं तो तकलीफ में ना जाएं। बस हमारी कोशिश ये, दिल से कोशिश रहती है, और ये हमारे अपने वो पेरेंट्स के लिए, और एक दिन हम भी एज करेंगे तो हम यही चाहेंगे हम क्वालिटी लाइफ में रहें खुद ही, और सब लोग क्वालिटी लाइफ लीड करें। Thank you, sir. I think today you had given us a very, very important assurance कि सफर ना करें, सफर करें। Yes, sir. I think this is a wonderful tagline from a pain specialist. I must thank you, sir, for being with us. Dear viewers, Dr. Neeraj Jain is available with us on Wednesday and Saturday, 11 to 1 in Shri Balaji Action Medical Institute. So if you have any more questions, you can send me on my inbox, and I can certainly try to revert on those questions with sir. And if you want to meet Dr. Neeraj Jain, you can always come on Wednesday and Saturdays. Thank you, sir, for being with us. And we request you that, sir, next time we will speak to you on some other topic to make our viewers understand that how they can lead to a quality life. Yes, so the point is teaching is learning. So I keep teaching. We do training courses here at Balaji Action Hospital, and we have trained about 250 doctors from world over, not India, world over. Yes. हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु रहेंगे। हमें हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, और ये हम आज से नहीं, 5000 साल से ऐसा है। हम उसमें अब हमें ट्रेंड हमें वापस लाना होगा। और ये मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन था जिसमें कहा गया था कि पेन रिलीफ इज ह्यूमन राइट, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम जितना कोशिश करें मैक्सिमली पेन रिलीफ पेशेंट को दे के रखें और क्वालिटी लाइफ दें, अच्छे रहें, प्रिकॉशन लें, केयर रखें, स्पाइन की प्रॉब्लम होने मत दें, है तो उसको मैनेज करें, लेट नहीं करें, और मोबिलिटी नहीं आनी चाहिए, और एक लाइफ जिंदगी मिली है उसको अच्छे जियो, भरपूर जियो, खुशी से जियो, एंड स्टे पेन फ्री। Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Stay corona free also. Thank you. Okay, bye bye.